हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी स्मार्टली विद ज्योति। कल के लेक्चर में हम लोगों ने सोशलाइजेशन को समझा, जिसके अंदर हमें बताया गया जब एक न्यूबॉर्न का बर्थ होता है उस समय वो हेल्पलेस होता है। उसे अपने किनशिप ग्रुप के बारे में नहीं पता, उसे अपने ट्राइब के बारे में नहीं पता, उसे अपने कंट्री किसी भी चीज़ के बारे में, फैमिली के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता। धीरे धीरे जो है वो अपने फैमिली से, पीयर ग्रुप से और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू वो सीखता है जो हमें किस तरीके की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कहाँ क्या करने पे हमें अवार्ड मिलेगा, क्या करने पे हमें पनिशमेंट मिलेगा। यानी वो वे ऑफ लाइफ, हमारा जो कल्चर था, वे ऑफ लाइफ था, उस चीज़ को वो धीरे धीरे वो सीखना शुरू कर देता है। और ये वो इंटायर लाइफ जब तक वो रहता है, फ्रॉम अ न्यू इन्फेंट टू टिल एंड ऑफ हिज लाइफ और हर लाइफ, वो चीज़ें सीखते जाता है। इसी प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। इस सोशलाइजेशन में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं और हमारा सोशलाइजेशन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए फैमिली, पीयर ग्रुप्स, हमारे नेबर्स, हमारे सोसाइटी के लोग, जहाँ पे हम वर्क करते हैं वो वर्क प्लेस के लोग, यानी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे सोशलाइजेशन में। इन्हें ही हम बोलते हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। द चाइल्ड इज सोशलाइज्ड बाय सेवरल एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन इन विच सी और ही पार्टिसिपेट। यानी एक चाइल्ड को बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सोशलाइज करते हैं, जिसका वो एक पार्ट होता है। चूँकि कल हमने पढ़ा सोशलाइजेशन में, जैसे ही एक चाइल्ड का बर्थ होता है वो अपने आप ही जैसे वो मल्टीपल ग्रुप्स का मेंबर बन जाता है। वो एक फैमिली का मेंबर बन जाता है, एक ट्राइब का, एक कम्युनिटी का, एक कंट्री का, एक रिलीजन का, यानी डिफरेंट ग्रुप्स का मेंबर वो जो है अपने बर्थ के साथ बन जाता है। तो जहाँ जहाँ वो पार्टिसिपेट करता है वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो है हेल्प करते हैं उसके सोशलाइजेशन में। फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, नेबरहुड, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स एंड बाय सोशल क्लासेस, कास्ट, रीजन और रिलीजन, ये सारे ही चीज़ें हेल्प करती हैं उसके सोशलाइजेशन में। इन सारे चीज़ों को हम, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हेल्प करते हैं सोशलाइजेशन में, उसे हम डिटेल में वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन और सबसे फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो है हमारा फैमिली। सिंस फैमिली सिस्टम वेरी वाइडली, द इन्फेंट्स एक्सपीरियंस आर बाय नो मीन्स standard across culture, which may of you may be living in what is termed a nuclear family with your parents and siblings. Other may be living with extended family members. In the first case, parent may be the key socializing agents, but in the other, grandparent and an uncle or a cousin may be the more significant. इसमें बताया गया जो हमारा अलग अलग रीजन, रिलीजन सब के आधार पे या लोकेशन के आधार पे कह सकते हैं, या हमारा जो आजकल मॉडर्न लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फैमिली हमें देखने को मिलता है। कुछ फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे एक्सटेंडेड फैमिली हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे हमें जॉइंट फैमिली देखने को मिलता है। अब एक्सटेंडेड फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या डिफरेंस है, जैसे कि दादा हो गए यानी ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, दादा दादी हो गए, और पेरेंट्स हो गए, अंकल हो गए, यानी एक ही जो है हमारे एंसेस्टर हैं, उनके जो भी कह सकते हैं बच्चे हैं और उससे रिलेटेड जो लोग हैं वो सारे लोग अगर एक साथ रहते हैं तो वो जॉइंट फैमिली हो गए। लेकिन अगर हम उससे भी और सारे लोग भी जो हैं सो अगर एक साथ रह रहे हो तो वो हो गया एक्सटेंडेड ग्रुप। यानी जब हम अपने किन्स के साथ भी रहते हैं तो वो हो गया एक्सटेंडेड फैमिली। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर है जिसके अंदर दादा दादी भी हैं, अंकल आंटी भी है, उनके बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और भाई बहन भी हैं, ये सारे एक जॉइंट फैमिली का पार्ट हो गया। लेकिन अगर उसी फैमिली के अंदर जो है जो मान के चलते हैं, जो अगर मान के चलते हैं जो अगर दादाजी हैं और वो दो भाई थे और उनके भी पूरा फैमिली अभी तक जो है सब एक ही जगह रह रहा है, तो वो एक एक्सटेंडेड फैमिली कहलाएगा। यानी एक फैमिली है और दूसरा फैमिली भी उसी में ज्वाइंट है, एक एक्सटेंडेड फैमिली, एक लार्ज किन ग्रुप को वो अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। तो जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली होगा उसमें सोशलाइजिंग एजेंट जो होंगे वो कौन होंगे, वहाँ पे सोशलाइजिंग एजेंट जो है वो पेरेंट्स होंगे, यानी मदर और फादर होगा, और अगर कोई भाई बहन है तो वो होगा सोशलाइजिंग एजेंट एक न्यू बॉर्न के लिए। लेकिन अगर कोई एक्सटेंडेड फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशलाइजिंग एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं,
अंकल आंट हो सकती हैं, हमारे कजन्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, यानी बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे सोशलाइजेशन में रोल प्ले करते हैं। और वहाँ पे मोस्टली जो है, चूँकि जो मदर होंगी, जो वीमेंस होती है हमारे सोसाइटी में, वो मोस्टली किचन का वर्क जो है वो करती है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड फैमिली है तो उसमें जो मदर होंगी वो बेसिकली वो किचन वर्क में रहेंगी। तो उस बच्चे का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो फैमिली के अदर लोग जो होंगे वो उस चीज़ को निभाएंगे। इसलिए उस बच्चे के सोशलाइजेशन में भी मोस्टली रोल जो होगा वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स का होगा, अंकल आंट्स का हो सकता है, कजन का हो सकता है। इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा उसके सोशलाइजेशन में एक एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर। Families have varying locations within the overall institutions of a society. In most traditional society, the family into which a person is born largely determines the individual's social position for the rest of his life. अब जो है वो एक फैमिली का लोकेशन भी उसके सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, यानी किस जगह पे एक पर्सन का जो है सो बर्थ हुआ वो भी उसके सोशलाइजेशन का पार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए किसी पर्सन का बर्थ अगर हिली प्लेस में हुआ है तो उसका सोशलाइजेशन जो होगा वो अलग तरीके से होगा। उसको हर दिन जो है एक डिफ़िकल्ट टेरेन से जूझना पड़ेगा, वो उसके सोशलाइजेशन का पार्ट बन जाएगा। लेकिन अगर किसी का बर्थ प्लेन लोकेशन पे हुआ है, प्लेन एरिया में हुआ है, तो उसका लाइफ जो होगा उतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। उस डिफ़िकल्ट टेरेन पे डेली बाय डेली उसका चढ़ना उसको नहीं सिखाया जाएगा। वो एकदम प्लेन एरियाज़ में वो अगर वॉकिंग सीख रहा है तो वो उस तरीके से वॉकिंग सीखेगा। यानी उसका लोकेशन भी हमारे सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। पहले क्या होता था, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक पर्सन का बर्थ अगर किसी एक लोकेशन पे हुआ है तो वो पूरे उम्र लगभग उसी लोकेशन के आसपास ही रहता था। लेकिन आज के समय में, मॉडर्न समय में क्या हुआ है, तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा हो गई है, हम ईजिली एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को, और हम उन चीज़ों को भी जा कर के सीखते हैं। तो वो जो प्लेस है जहाँ पे हम न्यू जा रहे हैं तो वहाँ के लोग से हम वो सीखते हैं, तो वो भी एक तरीके से हमारा सोशलाइजेशन हो जाता है। Even when social position is not inherited at birth in the way the region and social class of the family into which an individual is born affect patterns of socialization quite sharply. इसमें बताया गया है जो सिर्फ वो लोकेशन जहाँ पे हमारा बर्थ होता है वही हमारे सोशलाइजेशन को नहीं इम्पैक्ट करता है, बल्कि जिस स्टेटस ग्रुप के अंदर हमारा जन्म हुआ है वो भी हमारे सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। जिस रीजन के अंदर हमारा जो है सो बर्थ हुआ है वो भी हमारे सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। ये इनहेरिट नहीं होता है, यानी ऐसा नहीं है जो मतलब हमारे पूर्वजों का सोशलाइजेशन ऐसे हुआ तो हमारा भी सोशलाइजेशन ऐसे ही होगा, ये मतलब इनहेरिट नहीं होता है। लेकिन हमारा स्टेटस जो है वो हमारे सोशलाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टेटस में हम बात कर लें, मनी से रिलेटेड स्टेटस की अगर हम बात करें, क्लास के रूप में अगर हम स्टेटस की बात करें, तो कोई एक बहुत रिच पर्सन है, कोई एक पुअर पर्सन है, और दोनों के घर में एक इन्फेंट का बर्थ हुआ है, तो क्या दोनों का सोशलाइजेशन सेम तरीके से होगा? तो नहीं होगा। ये हम सबको पता है। क्यों? क्योंकि जो पुअर फैमिली में जिसका जन्म हुआ है उसके पास लाइफ चांसेस कम है, उसके पास रिसोर्सेस कम है, तो उस अभावी के अंदर जो है उसका सोशलाइजेशन होगा, लेकिन और उसका बिहेवियर डेवलपमेंट भी वैसा ही होगा। लेकिन एक रिच पर्सन के घर के अंदर अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका सोशलाइजेशन उसी तरीके से उस माहौल के अंदर किया जाएगा। Children pick up ways of behavior characteristic of their parents or others in their neighborhoods or community. और एक चाइल्ड जो होता है वो किसी चीज़ को नहीं जानता है, वो इमिटेट करता है। वो जिस तरीके से जो है वो देखता है, उसके अगर जो एक बच्चा है उसकी मदर जो वो बार बार बोल रही है जो बोलो मामा मामा मामा, तो धीरे धीरे जो है उस चीज़ को इमिटेट करेगा और वो मामा बोलेगा। हो सकता है कि उसको अगर ये चीज़ नहीं बताया जा रहा है लेकिन उसके कोई बड़े भाई बहन हैं और वो किसी को अंकल बोल रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर समय के बाद वो बच्चा जो है वो भी उस चीज़ को इमिटेट करेगा और उसको अंकल बोलना शुरू कर देगा। उसको नहीं पता ये क्या है, नहीं है, क्या बोलना चाहिए, लेकिन वो अंकल सुन करके वो भी अंकल बोलना शुरू कर देगा, उस चीज़ को इमिटेट करना शुरू कर देगा। और ये इमिटेशन जो है वो बच्चे सुन सकता है और समझ सकता है बहुत सारे लोगों से। वो जिस फैमिली के अंदर रहता है, जिस सोसाइटी के अंदर रहता है, जिस कम्युनिटी का वो पार्ट है, वहाँ से वो ये इमिटेशन सीख सकता है। ऑफ कोर्स फ्यू चिल्ड्रन सिंपली टेक ओवर इन एन अनक्वेश्चनिंग वे टू द आउटलुक ऑफ देयर पेरेंट्स। दिस is essentially true in the contemporary world in which change is so
pervasive. Moreover, the very existence of a diversity of socializing agencies leads to many differences between the outlooks of children, adolescents, and the parental generations. Can you identify an instance where you felt that what you learned from the family was at a variance from your peer groups? इसमें बताया गया है कि बहुत सारे सोशलाइजिंग एजेंट होते हैं। अब बहुत सारे अगर सोशलाइजिंग एजेंट हैं तो वो हमारे अलग अलग टाइम पे जो है हमें अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें फैमिली में सिखाया गया जो हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी है, हमें जो है सो पोलाइटली सबसे बातें करनी है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो धीरे धीरे हमें ये भी सिखाया जाता है जो हमेशा पोलाइटली ही बातें नहीं करनी है। जब हमें किस तरीके से हमें क्वेश्चन किया जा रहा है उस तरीके से हमें रिप्लाई देना चाहिए। कोई अगर हमें बहुत झुकाने की कोशिश करे तो उतना नहीं झुकना चाहिए। हमें अपना जो है सो अपने हक की बातें करनी चाहिए। ये सब हमें बाद में सिखाया जाता है। यानी एक सोशलाइजिंग एजेंसी ऐसा है जो कि हमें सिखाता है पोलाइट रहना चाहिए। एक सोशलाइजिंग एजेंसी है जो कि हमें ये सिखाता है कि हमें किस सिचुएशन में पोलाइट रहना चाहिए। यानी अलग अलग सोशलाइजिंग एजेंसी होने के कारण हमारे सोशलाइजेशन में भी टाइम के साथ जो है वो वेरिएशन आते रहता है और धीरे धीरे हम जब एक मैच्योर फेज पे पहुंच जाते हैं तो हम उसके एक कंक्लूडिंग वर्जन को लेकर के चलते हैं जहाँ यानी तब तक हमें सोसाइटी का हर चीज़ पता चल गया रहता है और फिर हमने अभी तक जो सोशलाइजिंग से सीखा है, सोशलाइज्ड हुए हैं हम, उसके अकॉर्डिंग हम अपना वर्क करते हैं सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट जो एजेंसी है वो है हमारा पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप हो गया जो हमारे सेम एज के जो लोग होते हैं उनसे जो हम सीखते हैं। Another socializing agency is the peer group. Peer group are friendship group or children of a similar age. In some cultures, particularly small traditional societies, peer groups are formalized as age grades. Even without formal age grades, children over 4 or 5 usually spend a great deal of time in the company of friends of the same age. The word peer means equal, and the friendly relation established between young children do tend to be reasonably egalitarian. एक पीयर ग्रुप वो होता है जहाँ पे जो लोग होते हैं वो सेम एज ग्रुप के होते हैं और वो सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं तो वो आपस में खेलते हैं। उसी खेल के समय चूँकि उसमें क्या होता है सारे सेम एज के हैं यानी सब इक्वल हैं, ठीक है, तो वो आपस में इगैलिटेरियन है, सब इक्वल है। इसमें कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है ना कोई डोमिनेट करता है, यानी सारे लोग उसमें इक्वल है। सारे लोग जो है साथ मिल करके खेलते हैं और चीज़ें सीखते हैं एक दूसरे से। A forceful or physically strong child may be some extent try to dominate others, yet there is a greater amount of give and take compared to the dependence inherent in the family situation. Because of their power, parents are able to enforce code of conduct upon their children. In peer groups, by contrast, a child discover a different kind of interaction within which rules of behavior can be tested out and explored. एक पीयर ग्रुप जो होता है उसमें अब मान लेते हैं जो हर बच्चा जो है वो इक्वल है, लेकिन उसका फैमिली के अंदर जो सोशलाइजेशन हुआ है वो अलग तरीके से हो सकता है। हर फैमिली के अंदर सेम तरीके से सोशलाइजेशन नहीं हुआ, तो अब जिसका जो है एक डोमिनेंस वाला फैमिली होगा वो सोसाइटी में डोमिनेट क्रिएट करता होगा, तो वो उसके बच्चे के अंदर जो धीरे धीरे वो अपनी फैमिली के अंदर देखते देखते ही वो चीज़ अपने अंदर इनहेरिट कर लेगा, वो चीज़ अपने अंदर ले आएगा। और जब वो अपने पीयर ग्रुप्स के अंदर भी होगा तो वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, उन्हें अपने आइडियाज़ को उनके ऊपर जो है सो वो ज़्यादा इम्पोज करने की कोशिश करेगा। जबकि पीयर ग्रुप्स में जो है बेसिकली होता क्या है, तो वहाँ पर गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, यानी कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेट नहीं करता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में वो डोमिनेंस भी हमें देखने को मिल सकता है। जो हम कोड ऑफ कंडक्ट्स बच्चों में हर फैमिली के द्वारा कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स जो है वो बच्चे को बताया जाता है। अब जो पीयर ग्रुप्स के अंदर जब बच्चे जाते हैं, जब अपने सेम एज के ग्रुप्स के अंदर बच्चे जाते हैं, तो फिर जो रूल्स रेगुलेशन कोड कंडक्ट्स उन्हें सिखाया जाता है उस चीज़ को वो उस पर टेस्ट भी करते हैं और चीज़ों को सीखते भी रहते हैं। Peer relationship often remain important throughout a person's life. Informal group of people of similar
age, at work, and in other contexts are usually of enduring importance in shaping individuals' attitudes and behavior. पीयर ग्रुप जो होता है वो हमारे लाइफ में हमेशा ही इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम वर्क पे जाते हैं तो जो हमारे जैसे ही काम करने वाले लोग होते हैं तो हम उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जब यानी पीयर ग्रुप जो है वो हमें हमेशा ही हेल्प करता है और हमेशा ही हमारे सोशलाइजिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पीयर ग्रुप्स। हम उनसे उनके एटीट्यूड को सीखते हैं, उनके बिहेवियर को सीखते हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उन चीज़ों को हम सीखते हैं। यानी हमारे डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल हमारे पीयर ग्रुप्स निभाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यानी नेक्स्ट जो हमारा एजेंट है वो है स्कूल। स्कूलिंग इज़ अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल यानी जो चीज़ें इनफॉर्मली हम अपने होम पे सीखते हैं, पीयर ग्रुप्स के अंदर सीखते हैं, वही एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जो है स्कूल, जो कि हमें सोशलाइजेशन सिखाता है। There is a definite number of subjects studied, yet schools are agencies of socialization in more suitable respects too. Alongside the formal curriculum, there is what some sociologists have called a hidden curriculum, conditioning children's learning. इसमें बताया गया जो हमारा स्कूल कैसे हमें सोशलाइज्ड करता है। तो स्कूल के अंदर जो एक डेफिनेट नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सारे ही बच्चों को पढ़ना पड़ता है। यानी सेम चीज़ को करने का एक तरीके से हैबिट डेवलप किया जाता है। यानी इसी टाइम पे आना, यानी एक टाइम मैनेजमेंट हमें स्कूल के अंदर सिखाया जाता है। इस तरीके के ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा, यानी एक ड्रेस कोड, यानी किस जगह पे हमें किस तरीके के ड्रेस कोड को फॉलो करना चाहिए, यानी उससे भी हमें सिखाया जाता है। एक करिकुलम होता है स्कूल का जिससे कि सारे बच्चों को फॉलो करना पड़ता है। यानी किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जाए उस चीज़ को हमें स्कूल के अंदर सिखाया जाता है। उस करिकुलम के अंदर ही जो वो करिकुलम जो बनाया जाता है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो हमारा हिडन सोशलाइजेशन किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कन्फ्लिक्ट थ्योरी वाले हैं, ये एग्जाम्पल हमने पहले भी लिया है कि वो बताते हैं स्कूल जो है वो सोशलाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं स्कूल एक सोशलाइजिंग एजेंट है और ये सोशलाइजिंग एजेंट जो है वो हमें तैयार करता है किस तरीके से हम इंडस्ट्री में काम करेंगे। यानी जिस तरीके से स्कूल में हर चीज़ का टाइम फिक्स होता है, किस तरीके उसका ड्रेस कोड फिक्स होता है, उसके सब्जेक्ट्स फिक्स होते हैं, ठीक वैसे ही जब एक वर्कर इंडस्ट्री में जाता है, किसी जगह काम करने जाता है, तो वो उसी चीज़ को सेम वहाँ भी फेस करता है। हर इंडस्ट्री का एक कुछ ड्रेस कोड होगा, एक किसी भी कोई भी वर्क कर रहा है उसका कुछ ड्रेस कोड होगा, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे जाना होगा, कुछ पर्टिकुलर आवर्स होंगे जहाँ जितना टाइम उन्हें वहाँ काम करना पड़ेगा। यानी एक स्कूल जो है हमें सोशलाइज्ड करा है हमारे वर्क के लिए। और इसीलिए जो कन्फ्लिक्ट आइडियाज़ वाले जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं जो स्कूल जो है वो जो कैपिटलिस्ट आइडियाज़ हैं उस चीज़ को इम्पोज करता है सोसाइटी के अंदर। इस एग्जाम्पल को हमने पहले भी लिया हुआ है। देयर आर स्कूल्स इन इंडिया एंड इन मेनी अदर कंट्रीज वेयर गर्ल्स बट रेयरली बॉयज़ आर एक्सपेक्टेड टू स्वीप देयर क्लासरूम। अब कैसे स्कूल जो है हमारे थिंकिंग प्रोसेस को इम्पैक्ट करता है, तो बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ पे मोस्टली जो झाड़ू लगाने का जब सुबह सुबह क्लास शुरू होता है और वहाँ पे जो साफ़ सफाई का काम होता है वो मोस्टली लड़कियाँ करती हैं। ये एक तरीके के जेंडर डिफरेंसेस को या जेंडर इनइक्वालिटी को हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर इनकलकेट कर देता है, क्योंकि वो बेसिकली जब भी देखते हैं तो जो साफ़ सफाई का काम होता है वो लड़कियां कर रही होती हैं। तो एक तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी वहीं से उनके अंदर जो है हमें कह सकते हैं उसका सीड्स उसके अंदर बच्चों के अंदर पड़ जाता है। इन सम स्कूल्स एफर्ट्स आर मेड टू काउंटर दिस बाय मेकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स डू दोज टास्क दैट आर नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ देम। यानी इसीलिए जो है हमें अब देखने को मिलता है करिकुलम चेंज देखने को मिलता है, या को एजुकेशन देखने को मिलता है, या जो भी वर्क होता है एक स्कूल के अंदर उसमें बताया जाता है जो गर्ल्स और बॉयज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर चीज़ में, ताकि ये जो शुरू में ही एक जेंडर इनइक्वालिटी का जो परसेप्शन बच्चों के अंदर डेवलप हो जाता है वो डेवलप नहीं हो, वो इक्वालिटी को फील करें स्कूल में। स्कूल एक सोशलाइजिंग एजेंट है। अगर वो बच्चे बचपन में ही सीख जाएंगे जो वो डोमिनेट करते हैं, गर्ल्स जो है वो लोअर पोजीशन पे, इसलिए उन्हें हमेशा झाड़ू पोछा ये सब करना पड़ता है स्कूल के अंदर भी, झाड़ू करना पड़ता है स्कूल के अंदर भी, तो वो उसी तरीके से सोशलाइज्ड होंगे और वो जब वो बड़े होंगे तो वो उसी तरीके के सिटीजन बनेंगे हमारे सोसाइटी के अंदर, और फिर जेंडर इनइक्वालिटी हमें बहुत बड़े स्तर पे अपने सोसाइटी में देखने को मिलेगा जैसे कि अभी देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।
और जो कुछ बाकी सोशलाइजिंग एजेंट्स हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।